Hello everyone, welcome to Target for IQ. Guys, today we are going to start a new lecture series of CRPC. Okay, as we all know कि बिहार APO and MP सिविल जज का एग्ज़ाम फरवरी में होगा एज़ पर द गिवन शेड्यूल एंड इसके साथ साथ राजस्थान और अदर एग्ज़ाम्स भी लाइन में हैं. तो CRPC जो सब्जेक्ट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एंड APO ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे हम CRPC की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हमारा फोकस ये है कि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ें सो दैट कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएं. सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड प्लीज़ बी इन टच. आप यकीन मानिए आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रिलिमिनरी. चैप्टर 1 से लेके जिस दिन चैप्टर 37 कंक्लूड होगा उस दिन तक आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि आप आज से बहुत ही ज़्यादा बेटर सिचुएशन में हो, क्योंकि ना नॉट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस सेक्शन इन अ वेरी डिटेल फॉर्म, साथ ही साथ हम उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप मेरा तरीका जानते हो पढ़ाने का कि मैं क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कराती हूँ, तो पहले हम सेक्शंस देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम उन सेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे. उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे. ओके, सो प्लीज़ बी इन टच. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से फॉलो करिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज़ चैप्टर 1 ऑफ CRPC. तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं ऑफ CRPC. जैसे कि CRPC 1973 का है, लेकिन ये कब फोर्स में आया? तो फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974. तो आप ये याद रखिएगा कि 73 का ये एक्ट है, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है दैट इज़ ऑफ 1974 1 अप्रैल. ओके, उसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना है कि 1974 का ये एक्ट नंबर 2 है और किस ईयर में इसका इनैक्टमेंट हुआ है, तो वो था 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में ही रखनी है. हाँ, साथ ही साथ ये भी कि कितने सेक्शंस हैं CRPC में, 484 सेक्शंस, 484. और कितने चैप्टर्स हैं? 37 चैप्टर्स. कितने शेड्यूल्स हैं? 2 शेड्यूल्स. पहले शेड्यूल में क्या बताया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है और दूसरे में फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन 1 की तरफ. बट उसके पहले देखिए जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 37 में, चैप्टर 37 तक पूरा CRPC कवर होगा. तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ये सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक है. तो आपको ये जो रेंज है ना, ये भी ध्यान में रखनी है. यानी कि अभी हम आज की डेट में चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5, दैट्स इट. अभी यही दिमाग में रखो. ठीक है, आज हमारा 5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. गाइज मैं ये बार बार इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, अगर आपको रेंज याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इसी से सॉल्व हो जाते हैं. तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1. सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको क्या कहते हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. कब फोर्स में आया? 1 अप्रैल 1974. एक साल आगे बढ़ा दो बस. ठीक है, उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कहाँ कहाँ ये एक्ट एक्सटेंड करता है. ओके, तो एक सेकेंड, ये एक्ट एक्सटेंड करता है. पहले तो जम्मू एंड कश्मीर को ये एक्सक्लूड करता था, बट अब इसे इंक्लूड करता है, यानी कि पूरे भारत में ये एक्सटेंड करेगा और जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे भी CRPC अप्लाई होता है. फ्रेंड्स, मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप लॉ पढ़ने बैठिए तो ज़रूर से ज़रूर बेयर एक्ट अपने साथ में रखिए. स्क्रीन पे तो कॉन्सेंट्रेट करना ही है, बट आप अपने बेयर एक्ट में भी देखते चलिए और जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ पे मार्क करते चलिएगा. ठीक, तो सेक्शन 1 ने क्या बोला कि इसको हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. सेकेंड पार्ट कहता है कि ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अब ये एक्सटेंड करता है. ठीक, अब एक प्रोवाइजो ऐड है सबसेक्शन 2 में. क्या कहता है ये? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर दैन रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 ये अप्लाई नहीं होंगे. कहाँ पे? नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे. ठीक है, मैं इसको आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ. देखिए, प्रोवाइजो का जो स्टार्टिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये बात कही जा रही है कि सीआरपीसी में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी नागालैंड में और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, फिर से बताती हूँ, सीआरपीसी में जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं 484 सेक्शंस, वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हमने 3 चीज़ों को छोड़ दिया है, 3 चैप्टर्स को छोड़ दिया है। अब आप समझ लो कि 3 चैप्टर्स को बचा लिया इन्होंने। कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, यानी 8, 10 और 11 को छोड़कर बाकी सीआरपीसी में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, हो गया इजी। अब देखिए आगे क्या लिखा है, बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस में बी। ठीक है, विद द सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, ये तो आप भी पढ़ लोगे, मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये जो सेकंड पैरा है ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है या मतलब समझो कि जो भी मेरे स्टेट की कंसर्न पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर चाहे तो बाकी जो प्रोविजंस है ना, यानी 8, 10 और 11 को छोड़कर वो भी इन एरियाज़ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे पार्टली, यानी मान लो नागालैंड है तो उस पर चाहे बोल दे कि आधे एरिया पे लगेगा ये अदर चैप्टर्स। जैसे मान लो, चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 10 हो गया, कुछ भी नागालैंड में चाहे पार्टली अप्लाई करें या पूरे स्टेट में अप्लाई करा दें। तो ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू इसको अप्लाई कर सकती है। ठीक है, यही इतना बोल रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन हमें बस ये बता रहा है कि जो टर्म यूज़ हुआ है ना ट्राइबल एरियाज़, इसका मतलब है कि जो 21 जनवरी 1972 इस डेट से पहले जो एरियाज़ इंक्लूड हुए हैं पार्ट 20 पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस डेट से पहले जो जो एरियाज़ ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखो, हमें ये याद रखना है, एक तो एक डेट है 21 जैन 1972, पैरा 20 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और असम। ठीक है, तो ये जो ट्राइबल एरियाज़ है इसका मतलब ये है कि इस डेट से पहले 21 जनवरी 1972 से पहले अगर कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल में ऐड कर लिया गया है ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, तो उनको हम ट्राइबल एरिया कह रहे हैं बस। ठीक है, यही इतना समझा रहे हैं। और ये सब क्लॉज 3 क्या बोलता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ये एक्ट है ये कब फोर्स में आया? 1974 में। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। अब जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है ये है डेफिनेशंस क्लॉज। आपको पता ही है कि डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक डेफिनेशन 2 डेफिनेशन हमेशा पूछता है। कभी तो ये पूछ लेगा कि सेक्शन 2 के किस क्लॉज में दिया है, या ये पूछ लेगा कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से देखते हैं, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक, पहली डेफिनेशन है, ये है बेलेबल ऑफेंस की। देखो, इसमें 2 चीज़ें दी हैं, एक तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया है और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है वो भी बताया है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मतलब वो होता है जो बेलेबल दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। मैंने क्या बताया था? 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक, तो पहले शेड्यूल में अगर कोई ऑफेंस दिया हुआ है एज अ बेलेबल तो इसका मतलब वो बेलेबल है। उसके अलावा कोई भी चीज़ें होंगी तो वो नॉन बेलेबल होंगी। ठीक, और एक चीज़ और है, अगर मान लो किसी दूसरे लॉ में, इन एनी अदर लॉ, कोई दूसरा लॉ भी अगर बताता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल है तो वहाँ पे भी बेलेबल होगा। यानी कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये देखने के लिए हमें कहाँ जाना है? फर्स्ट शेड्यूल या फिर कोई एनी अदर लॉ। ठीक, अगर उसमें बेलेबल है तो बेलेबल हो गया, अदरवाइज नॉन बेलेबल। ऑलराइट, अब सेकंड क्या है? सेक्शन 2 का बी, ये बोलता है चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एक ऑफेंस हमने किया है और उसमें आप जानते हो कि चार्ज फ्रेम होता है, तो उसमें जो भी एनी हेड ऑफ चार्ज, कोई भी एक पर्टिकुलर हेड ऑफ चार्ज भी अगर है तो उसको हम बोलेंगे चार्ज। जहाँ पे मान लो भाई अगर 3-4 चार्जेस लगे हैं कि 378 में भी है और 400 में भी है
और मान लो डेकोइटी में भी है, सब में है, बहुत बहुत सारी चीज़ें उसने कर रखी है। मान लो 299 भी है, 301 भी है, 30 भी, 300 भी है। तो ये हो गया ना, कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं। तो इसमें से अगर कोई एक पर्टिकुलर हेड भी है तो उसको भी हम चार्ज बोलेंगे। ये बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सी इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आपके एपीओ में 100% आ सकता है, चार्ज आ सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ये भी आ सकता है। देखो संज्ञेय अपराध का बहुत बहुत साफ मतलब है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय अपराध, यानी कि ऐसा कोई भी अपराध जहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है बिना वारंट के, विदाउट वारंट, यानी कि समझो वो बहुत ही गंभीर अपराध है ना। कि पुलिस ने, आपने मर्डर कर दिया तो मर्डर कॉग्निजेबल होता है। मर्डर से याद रखना कि कोई मर्डर करता है तो पुलिस पहले परमिशन लेने नहीं जाती है, डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसा ऑफेंस जहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल या फिर किसी एनी अदर लॉ, अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए कीवर्ड्स हमें पकड़ने होते हैं ना, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो अरेस्ट विदाउट वारंट है। नेक्स्ट इज़ कंप्लेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो ये आउट क्वेश्चन है, इसमें से आएगा ही आएगा। कंप्लेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। देखो ये क्वेश्चन आता है कि कंप्लेंट को हम ओरल कर सकते हैं या राइटिंग कर सकते हैं। तो आप ये जान लो कि दोनों फॉर्म में कर सकते हो, ओरली भी बोल सकते हो, राइटिंग में भी बोल सकते हो। किसको करनी है? मैजिस्ट्रेट को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लेंट किसको की जाएगी? ऑलवेज ऑलवेज मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंप्लेंट करने का मोटिव क्या होता है? जो कंप्लेंट करता है कंप्लेनेंट, उसका मोटिव ये होता है कि जो ऑफिसर है, कंसर्न्ड ऑफिसर है, वो कुछ एक्शन ले अंडर दिस कोड। ओके, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, हम जान रहे हैं उसको या नहीं जान रहे, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। देखो इसमें से ना बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो ये कंप्लेंट ओरल है, एलिगेशन लगाया जाता है, मींस एनी एलिगेशन ओरल है या रिटन में है, दोनों फॉर्म में है, किसको किया जाएगा? मैजिस्ट्रेट को किया जाएगा। क्या इंटेंशन होता है कंप्लेनेंट का? कि एक्शन लिया जाए अंडर दिस कोड। ओके, क्या पर्सन नोन होना ज़रूरी है? नहीं, नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। और बस हमें ये विश्वास हो, ये पता हो कि उसने एक कोई ऑफेंस किया है। और कंप्लेंट क्या पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड करती है? तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसे इस तरह से एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको भी हम डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, इसको डीम्ड कंप्लेंट मानी जाती है। जैसे मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और उसके पास एक ऑफेंस था, मीन टू से एक ऑफेंस की रिपोर्टिंग आई कि भाई ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, और वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो रिपोर्ट बनाता है तो पहले तो उसको विश्वास था कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बट जब वो रिपोर्ट बनाता है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल निकला। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो रिपोर्ट बनाने के बाद कॉग्निजेबल को नॉन कॉग्निजेबल के फॉर्म में अब उसे समझ में आ रहा है, तो वो जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है ना, जिसको एनसीआर भी बोलते हैं, उसको वो डीम्ड कंप्लेंट की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है। और वैसे में क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है जिसने वो रिपोर्ट बनाई है, उसको हम कंप्लेनेंट मान लेते हैं। ठीक, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कैसे होता है कोर्ट्स में, और कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेती है किसी ऑफेंस का, अभी जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो उसके साथ साथ फिर मैं इसको रिलेट करके बताऊंगी। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मे भी अभी कम समझ में आ रहा हो, बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन 190 तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्या बताना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी आपका आज का जो टास्क है वो समझ लो। वो ये है कि पहले आपको ये याद रखना है 2A में क्या है? बेलेबल ऑफेंस, B में चार्ज है, C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, D कंप्लेंट है, E इज़ हाई कोर्ट। किसी भी तरह करके आप इसको याद ही रखो, है ना, एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए अब देखते हैं 2E। तो 2E बोलता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। जैसे मान लो इन रिलेशन टू यूपी है तो हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। हमारे स्टेट में 2 हाई कोर्ट्स हैं, लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, हो गया, अपने स्टेट से रिलेट कर लो। इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ, दैट हाई कोर्ट। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है और उसको दिया गया है कि भाई इस स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसका टेरिटरी एक्सटेंड करेगा या उसका जुरिस्डिक्शन लाई करेगा, तो उस स्टेट की हाई कोर्ट। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ अदर दैन सुप्रीम कोर्ट, यानी
मान लो एक्सटेंड किया गया है तो ठीक है, और मान लो कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है, तो जो कोर्ट ऑफ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होती है उसको हाई कोर्ट कंसिडर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस मैटर में नहीं होगी। अदर दैन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं कंसिडर किया जाएगा एज अ हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज़ 2F। देखो इसको बहुत ध्यान से याद रखना। 2E क्या था? हाई कोर्ट। 2F इज़ इंडिया। इंडिया मीन्स टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड, यानी जिस भी टेरिटरी तक ये कोर्ट हमारा पहुंचता है वो पूरा इंडिया है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंक्वायरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी में इंक्वायरी है, एच में इंक्वायरी है, किस में है? तो जी इज़ इंक्वायरी, एच इज़ इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी के लिए हमेशा याद रखना, इंक्वायरी हमेशा कोर्ट ही करती है। यानी अगर कभी एमसीक्यू में आता है कि इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट कर रहा है या पुलिस ऑफिसर कर रहा है या एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय दैट पुलिस ऑफिसर, तो इसका आंसर हमेशा मजिस्ट्रेट ही होगा, यानी कि कोर्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना अदर दैन अ ट्रायल, यानी कि इंक्वायरी को ट्रायल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन। 2H। इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है? ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। बोला ना मैंने कि कीवर्ड्स आपको पकड़ना है, तो इन्वेस्टिगेशन मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। ठीक, इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट। और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन अदर दैन अ मजिस्ट्रेट। यानी अब देखो, मजिस्ट्रेट बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ये आपको अभी के लिए ध्यान में रखना है। या तो पुलिस ऑफिसर कर रहा है या कोई दूसरा पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दे वो। ओके, सो नेक्स्ट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट इज 2I। 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स that any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। बस समझ लो कि कोई भी प्रोसीडिंग का कोई भी स्टेज जहाँ पे हम एविडेंस को ओथ पे अगर ले सकते हैं तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक, ये जो मैंने डेफिनेशंस आपको थोड़ी डिटेल में बताई, ये टाइम टेकिंग भी हो गया, वो इसलिए क्योंकि ये ज़रूर से ज़रूर पूछता है। लोकल जुरिस्डिक्शन जे में है, आप इतना ध्यान रखिएगा, इसे आप पढ़ सकते हो आगे फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से नहीं पूछता। आप ये याद रखना, आई में है जुडिशियल प्रोसीडिंग और जे में है लोकल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सेक्शन 8 में अभी हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया की। यस, ये जो है 2L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस था, 2L में नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2C के साथ पढ़ना है 2L को। ऑलराइट, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल में क्या था कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, तो नॉन कॉग्निजेबल में ये है कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी पहले उन्हें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं ये बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं है, इसीलिए इनको असंज्ञेय अपराध भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज M इज़ नोटिफिकेशन। ये जो जिसको मैं सिर्फ ऐसे बता दे रही हूँ उसमें आप समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट तो है पर इसके अंदर से पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो 2L हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको अच्छे से पढ़ना। M इज़ नोटिफिकेशन, जो भी ऑफिशियल गैजेट में निकलता है। ऑफेंस 2N, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जनरली यही पूछता है कि ऑफेंस कहाँ दिया है, तो वो 2N में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ये भी जनरली पूछता है कि 2O में क्या दिया हुआ है या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो आपको इतना ही याद रखना है 2O। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल उन्हें होना चाहिए इन एनी कंडीशन। ठीक है, ओके। उसके बाद 2P इस प्लेस, ये तो बहुत ईजी है, पी से प्लेस। ठीक है, ये याद रखना, ये इंक्लूड करता है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद 2Q इज़ प्लीडर। ठीक, नेक्स्ट इज 2R इज़ पुलिस रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। बाकी जो मैंने ऐसे ऐसे ही बता दिए तो आप समझ लो कि आप एक बार अंदर से पढ़ लेना, नो डाउट, बट जनरली यही पूछता है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है। अब देखते 2R, इसका मतलब होता है रिपोर्ट। इसमें एक चीज़ याद रखना, 173(2), जब भी 2R की बात आएगी तो 173(2) याद रखना, बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 173(2) के थ्रू जो भी रिपोर्ट भेजी जाती है पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट को, उसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज S, दैट इज़ पुलिस स्टेशन।
टी इज़ प्रिस्क्राइब्ड, यू इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको सेक्शन 24 के तहत अपॉइंट किया जाता है उनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बोलते हैं। वी इज़ सब डिविजन्स, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। समन्स केस कहाँ दिया है, डब्ल्यू में, और विक्टिम कहाँ दिया है, WA में। ये इंसर्शन है 2009 का, ये भी याद रखना आप लोग। 2009 का इंसर्शन है WA एंड WA इज़ विक्टिम। ऑलराइट, इसमें ये भी याद रखना, समन्स केस का मतलब क्या होता है, जो केस वारंट केस नहीं है वो समन्स केस होगा। और विक्टिम मतलब क्या होता है, पर्सन हु हैज़ सफ़र एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय द रीज़न ऑफ एन एक्ट और ओमिशन। ठीक है, तो ये अंदर का याद रखना, इसमें भी इतना ज़रूरी नहीं है, पर ये ज़रूर याद रखना WA में विक्टिम है और 2009 का ये इंसर्शन है। अभी आपने देखा ही होगा कि बिहार CJ में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज़ वारंट केस। ठीक है, तो आपको ये लास्ट के जो 3 हैं, WA एंड X, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर देंगे आपको। तो वारंट केस मतलब क्या है कि कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है 2 साल से ज़्यादा की जो पनिशमेंट है वो होनी चाहिए, यानी 2 ईयर्स से एक्सीड करती हुई पनिशमेंट अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वारंट केस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वाई में कुछ नहीं है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन नॉट डिफाइंड इन IPC मीनिंग। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखते हैं सेक्शन 3। देखो सेक्शन 3 ना बहुत ही, आई नो ये बहुत ही बोरिंग सा है, और बहुत से मतलब मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंस से कि 90% बच्चे ये सेक्शन 3 छोड़ देते हैं। रीज़न भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो अभी पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 15 सेकेंड में हम ये देख लेते हैं सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है। बट मार्जिनल नोट, लेकिन देखिए जो मार्जिनल हेडिंग है वो आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द मार्जिनल नोट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कभी दे दिया तो ये नहीं कि पता ही नहीं सेक्शन 3 में क्या है। अब चलो बस ये बताती हूँ। देखो अगर भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई भी मजिस्ट्रेट है, ठीक है, देखो ये 2 था, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया में मजिस्ट्रेट है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। जैसे यूपी में हम होते हैं ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, उसी तरह से अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में, आप चलो ले लो समझ लो, अगर वो दिल्ली में है तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अगर यूपी में है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो उसको JMFC बोलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। यही चीज़ दी है, कुछ भी इतना बहुत ट्रिकी नहीं है यहाँ पे। और अब मान लो JMFC की बात आ गई, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, तो जाहिर सी बात है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर है तो JMFC बोलेंगे, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन दैट एरिया, वो हो गया। अब आती है CGM की बात, तो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो उसको CMM बोलेंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और हमारे यहाँ है मतलब अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया यूपी है तो वहाँ पे CGM ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो बहुत बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं उसमें। जैसे मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है तो उसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोलते हैं। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बोलते हैं। इसी तरह से दिया हुआ है, आप एक बार ही पढ़ोगे ना ये आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, और इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादातर नहीं आते हैं। PT में बहुत पूछेगा तो यही पूछेगा कि सेक्शन 3 क्या है। ठीक है, मेंस में तो आता ही नहीं है। अब लास्ट के 2 सेक्शंस बचे हैं, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। तो सेक्शन 4 क्या है, ये ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द IPC है। अभी देखो IPC में जितने भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं ना वो सारे CRPC में ही आके उनका ट्रायल होता है, ये तो आपको पता ही है, प्रोसीजर पूरा यहाँ पे दिया है, तो वही चीज़ इन्होंने बोला है। और मान लो किसी दूसरे लॉ में कोई ऑफेंस दिया है तो वो भी CRPC में आके ही ट्रायल होगा उसका। और हाँ, अगर कोई स्पेशल कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं तो वो भी फॉलो की जाएंगी। बस इतनी सी चीज़ें हैं। बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है आपको पता है बहुत घुमा फिरा के होती है, पर मीनिंग उसका बहुत ही सिंपल तरीके से निकल के आता है। और सेविंग क्लॉज क्या कह रहा है यहाँ पे, सेविंग क्लॉज यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई भी लोकल लॉ है या स्पेशल लॉ है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और वो कॉन्ट्रैरी नहीं है टू द गिवन प्रोविजंस ऑफ द CRPC, तो वो सारे लोकल एंड स्पेशल एरियाज़ अप्लाई होंगे। यानी CRPC उनको ओवर रूल नहीं करता है बल्कि उसको कंटेन करके रखता है, उसको सेव करके रखता है। ठीक है, तो यही इतना है। तो देखिए ये बहुत ही इजी था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक। इसमें आपको इतना डिटेल में पढ़ाने का मेरा पर्पज़ यही था कि यहाँ से जो जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपकी कभी गलत ना हो, और कभी भी आपको अगर ये ध्यान में आए कि चैप्टर 1 ऑफ CRPC क्या है तो वो प्रिलिमिनरी है, कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर है उसमें अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।
तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ के साथ कॉन्टीन्यूसली बने रहते हैं तो ट्रस्ट मी, जिस दिन चैप्टर आपका 37 फिनिश होगा उस दिन तक आप पूरी CRPC बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या फ़र्दर इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ, एंड प्लीज़ बी इन टच।